नमस्कार, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भारत का इतिहास और संस्कृति को नए नजरिए से दुनिया के सामने ला रही हैं। ये एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो इंटरनेशनल सनातन आर्ट आर्कियोलॉजी साइंस कल्चर ट्रस्ट की चेयरमैन भी हैं। साथ ही फेलो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी लंदन की सम्मानित सदस्य हैं। उनके डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें तो पहली डॉक्यूमेंट्री है हु एम आई, जो सूरीनेम के पूर्व होम मिनिस्टर प्रोफेसर मॉर्टिस के भारत में अपने पूर्वजों की खोज की कहानी है, जिसका टीजर पिछले साल 15 अगस्त को सूरीनेम में भारतीय दूतावास के एम्बेसडर डॉक्टर बालाचंद्रन जी के द्वारा प्रसारित किया गया था। उसके पश्चात नमो टीवी सूरीनेम में शारदीय नवरात्रों में प्राइम टाइम पर इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया गया था। आईसीसी और एजीआई लंदन ने अपने प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय स्टार पे इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया था। ये डॉक्यूमेंट्री जो गिरमिटिया मजदूरों की कहानी है। आज हम उनकी बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्री, जिसका टीजर YouTube पर रिलीज हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। सनातन नारी की शक्ति को दिखाती है डॉक्यूमेंट्री। महाकुंभ और नारी शक्ति के एक अनोखे रिश्ते को अपनी पर्सपेक्टिव से समझाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुचि गुप्ता से। डॉक्टर सुचि गुप्ता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इतिहास की शोधार्थी हूँ और पिछले 15 वर्षों से इतिहास के सनातन इतिहास के पक्षों को लेकर अध्ययन कर रही हूँ। और समाज के रूप में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बुआ, चाची, ताई के रूप में जो समाज ने मुझे इतने सारे सम्मान दिया है, मैं उन सबको धारण करते हुए यहाँ समाज को वापस जो एक पक्ष देने का होता है, मैं उस पक्ष पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैं समाज को वापस करना चाहती हूँ। तो मैम, आपके नए डॉक्यूमेंट्री में सनातन नारी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है और सबको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें सनातन नारी एक बहुत यूनिक वर्ड मुझे लगा है कि वो बहुत यूनिक है। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब भी हम सनातन नारी की बात करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने बड़ा नैरेटिव आता है कि जो सनातन नारी है वो बड़ी अबला है, शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। यही नैरेटिव हमें बार बार दिखाया जाता है। लेकिन क्या वास्तविक स्थिति ऐसी है? अगर वास्तविक स्थिति ऐसी है तो जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, नीतियां हैं, मैं यज्ञ से शुरू करती हूँ जी। ठीक है। उस पूरी यज्ञ परंपरा में फिर तो मुझे कहीं नारी दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। अगर अबला है तो दोहन और शोषण होता है तो दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर वो दिखाई दे रही है और वो साथ में यज्ञ परंपरा का निर्वहन करते दिखाई दे रही है, और मेरे सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में राम जी को स्वयं जिस समय यज्ञ की परंपरा का पालन करना पड़ा तो उन्हें सोने की सीता को वहाँ बैठाना पड़ा। तो ये नैरेटिव तो वो नैरेटिव नहीं समझ में आ रहा। ये तो बिल्कुल क्लैश हो रहा है नैरेटिव। मतलब महिलाओं की उपस्थिति यज्ञ में कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, और उस समय नहीं, आज भी बिना पत्नी पक्ष के, बिना महिला नारी पक्ष के आप यज्ञ परंपरा को संपन्न नहीं कर सकते। और संपन्न करने में भी आपको उसको अपने पूर्ण अधिकार के साथ स्थान देना होगा। पितृ भी, देवगण भी तभी आपकी किसी भी संविधा को स्वीकृत करते हैं जब आप दोनों ने मिलकर उस परंपरा का पूर्ण रूपेण निर्वहन किया हो। तो मैम, आपकी डॉक्यूमेंट्री में सनातन नारी को किस तरह से दिखाया गया है? हमारी डॉक्यूमेंट्री में सनातन नारी को हम बार बार ये कहते हैं, अबला नहीं सबला है। और वो कैसी सबला है? जो अपने आप को कहीं नाम या पहचान जाने के लिए उसको कोई नारी मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। वो बस चल रही है अपने कर्म के सिद्धांतों को पूरा करते हुए। उसको ये नहीं दिखाना है कि ये काम मैंने किया है, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं या जो भी हैं, वो उन जिम्मेदारियों को चुपचाप एक शांत निर्विकार भाव से पूर्ण करते हुए चल। तो मैम, जैसा जितना मुझे आपकी कहने से समझ में आया कि सनातन नारी बिना किसी कामना के अपना कर्म किए जाती है, तो इसके लिए कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हमारे पास? ठीक है, हम ये जो एग्जाम्पल है ऋग्वेद से उठाएं। जी। ऋग्वेद से अगर हम उठाते हैं तो ऋग्वेद में हम लोगों को पहले मंडल, 5वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल, ठीक है।
अब ये यहाँ पर मत कहिएगा 10वां मंडल शेपक है। शेपक से मतलब होता है हमारे यहाँ इतिहास में कि वो चीज़ बाद में ऐड ऑन की गई। ओके, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसका हिस्सा है। तो उसमें हमें 27 ब्रह्मवादिनी नारियों का उल्लेख मिलता है। 27 ब्रह्मवादिनी नारी। ब्रह्मवादिनी नारी, ब्रह्मवादिनी नारी जो अपने समय में ब्रह्म ज्ञान की तत्ववेत्ता थीं। अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वरा और यामी। कितने नाम सुने हैं आपने इसमें से? मैम सच कहूँ तो एक भी नहीं कि ये ऐसी कुछ ब्रह्म नारियाँ रही। इन ब्रह्मवादिनी नारियों ने न केवल तत्व ज्ञान का अध्ययन किया बल्कि उनके ऊपर ऋचाओं की भी रचना की है, और ये ऋग्वेद में है। अब ऋग्वेद के बाद आगे आ जाइए। आपने चर्चिका देवी का नाम सुना है? नहीं मैम। आपने क्या लल्लेश्वरी का नाम सुना है? कश्मीर की बहुत बड़ी पोएट हैं। आपने माता अहिल्याबाई होलकर, वो सरकार को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको वो स्थान दिया जिसकी वो वास्तव में अधिकारिणी है। लेकिन वो स्थान बाकी सबको भी तो अब मिलेगा ना, धीरे धीरे करके। जो नाम हमारे सामने अब धीरे 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 निकल कर आ रहे हैं, मुक्ताबाई है, वो नाम आपको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता है हमें ये नाम? मैम आप इस चीज़ के लिए हो सकता है कि जैसे सरकार की आपने बात कही, सरकार ने अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में हमें या लोगों को इतना जागरूक किया है कि उन्हें पता है, तो क्या आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल मानती हैं कि वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए इनकी? नहीं 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 नहीं, देखिए जो वर्तमान सरकार है उसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए वो कम है। आज की तारीख में अगर हम भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है जो रानी कमलापति के नाम पर बनाया गया, किसी को भी नाम नहीं पता था। इसका क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा हमें। इतिहास का जो नैरेटिव है उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये जो हम नैनो हिस्ट्री को खोज कर लेकर आ रहे हैं, उस नैनो हिस्ट्री का न केवल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ में लाने का क्रेडिट भी वर्तमान सरकार को ही है। सरकार चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम यहाँ पर किसी को नहीं लूँगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जो नैनो हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है ये नैरेटिव वहीं से निकल कर आ रहा है। और हम धीरे 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 ये जो कड़ियाँ को दबा दिया गया, तोड़ दिया गया, जो हम दोबारा से कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। समय लगेगा एग्जैक्टली, लेकिन आरंभ तो हुआ। पहली सीढ़ी तो चढ़े ना, आखिरी सीढ़ी नहीं पहुँचे हैं लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैम आपको लगता है कि आजकल की आधुनिक नारी जो है वो इस सनातन नारी के साथ सामंजस्य बैठा पा रही है या नहीं? पूर्णतः कैसे मैम? हमने अपने पुराने उसी गौरव को, आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, दोनों नारी हैं जी। आप भी अपने कर्म के सिद्धांत का पालन कर रही हैं, मैं भी अपने कर्म के सिद्धांत का पालन कर रही। क्या हमें किसी ने बाहर ने मारा पीट कर बिठाया यहाँ? नहीं, बिल्कुल। हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। हम सनातन नारी पर बात कर रहे हैं बिना किसी इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। हम सनातन नारी के वो नाम आपके सामने मैं बता रही हूँ बिना किसी डर के। अगर मुझे डर होता तो क्या आपको लगता है कि मैं इतने आराम से यहाँ बैठ सकती होती? हम दोनों यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जहाँ हम सनातन में पहुँचे हुए थे ना, हम लगभग वहीं तक पहुँच गए हैं। वो जो आत्मनिर्भर हम थे, वही आत्मनिर्भरता अब हमें प्राप्त है। तो आप मानती हैं कि बीच में या कभी ऐसा पीरियड आया था जब सच में नारी अबला थी? चलिए हम कुछ पेंटिंग से उठाना शुरू करते हैं, तथ्य पर बात करेंगे, ठीक है? आपने सनातन काल की बहुत सारी स्कल्पचर्स को देखा होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल कोई भी उठा लीजिए आप, जिस मंदिर को आप नाम लीजिए, मैं फिर वहाँ से शुरू करती हूँ। कोई भी मंदिर अगर आपको प्राचीन याद आ रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, खजुराहो के मंदिर हैं, आपका दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के बने हुए मंदिर हैं। उन सब मंदिरों में जो मूर्तियों पर अंकन हुआ है, आप में उसमें से मुझे दिखाइए कि कितनों में अंकन पर्दा करे हुए अंकन हुआ है।
हाँ, मतलब हमारी कोई भी देवियाँ घूंघट में तो कभी नहीं दिखी। आप नवरात्रे चल रहे हैं जी। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। मुझे बताइए ये घूंघट में है क्या? नहीं मैम, ये तो घूंघट में हमें कभी से नहीं दिखी। कभी से नहीं दिखी है? तो फिर ये घूंघट की परंपरा कहाँ से आ गई और क्यों आई? किसी स्त्री को अपना चेहरा छुपाने की क्यों जरूरत है? घूंघट में रहने की क्यों जरूरत है? मेरा प्राचीन तो सनातन नहीं कहता। अगर वो ब्रह्मवादिनी हो सकती हैं तो ये ब्रह्मवादिनी से घूंघट वाली नारी कब से आ गई? कुछ तो हुआ ना, कुछ तो नैरेटिव परिवर्तित किए गए। जी, तो मैम आप इस चीज़ के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानती कि ये नैरेटिव चेंज कहाँ हुआ? नैरेटिव चेंज होना स्टार्ट हुआ है जब हमारे ऊपर आक्रमण होने आरंभ हुए, जब हमारे ऊपर चीज़ें थोपी जानी आरंभ हुई। नैरेटिव आरंभ होता है, चाहे वो हमारा मुगल काल से भी मैं पहले उठाऊंगी जी, जिसको हम दास प्रथा काल, उस नाम को ही दास डायनेस्टी कहते हैं। हम इतिहास में भी उसको स्लेव डायनेस्टी के रूप में ही पढ़ाते हैं कि स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी को के बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद आपके यूरोपियंस आए, ठीक है। जिस डायनेस्टी का नाम ही हम स्लेव डायनेस्टी के रूप में पढ़ाते हो, मतलब जहाँ पर मेल को स्लेव्स कहा जाता हो, तो आप वहाँ पे महिलाओं की कौन सी प्रगति की बात करना चाह रही हैं? इतिहास में स्लेव्स ही लिखे हुए हैं, गुलाम वंश का इतिहास। कि मतलब जहाँ पे मेल ही स्लेव्स हैं वहाँ पे फीमेल्स को तो क्या ही पूछना। फीमेल्स के कौन से इतिहास की बात करना चाह रहे हैं? ये पतन का काल है। ये वो काल है जब नैरेटिव में लिखा गया कि महिलाओं को पीछे रहना चाहिए। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था। महिलाओं को पीछे रहना चाहिए, और कहाँ पीछे? पर्दे के पीछे। कौन कौन से पर्दे के पीछे? वस्त्र पहने हैं तो उनके उस वस्त्र के अंतर्गत घूंघट के पीछे, घर में रह रही हैं तो पर्दे के पीछे। ये जो पीछे का तत्व है कि अब आपको सामने नहीं पीछे रहना है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी आप बोलिए आपको साथ में बैठना है, आत्मविश्वास आएगा? हम दोनों एक बिल्कुल इक्वल लेवल पर बात कर रहे हैं जी, एक सोच और समझ के साथ बात कर रहे हैं, दोनों में आत्मविश्वास है। अब आप एक काम कीजिए, आप तो यहाँ बैठिए और मुझे नीचे सीढ़ी उस पर बैठाइए, स्टूल पर। आपको लगता है कि मैं इतनी प्रखरता के साथ अपनी बात कह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? आपने सबसे पहले मेरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। आप ऊपर हो, मैं नीचे हूँ, मेरा आत्मविश्वास तो वहीं खत्म हो गया। मैं बोलते हुए भी डरूंगी, मैं पता नहीं क्या बोलना चाहिए, पता नहीं ये सामने वाला क्या सोचेगा। ये भाव अगर आपके मन में आ गया, फिर आत्मविश्वास नहीं आ सकता। तो मैम आप क्या मानती हैं कि कौन सी मेंटालिटी इसके पीछे थी जिसने पुरुषों को तो फिर भी आगे रखा, हमेशा महिलाओं को क्यों पीछे लाने के लिए वो? नहीं, देखिए, मैं ये कहूँ पुरुषों को आगे रखा तो वो ये भी गलत नैरेटिव है। ये जो हमारा पूरा का पूरी प्रकृति है या पूरा का पूरा धरती है, यहाँ पर हम लोगों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। किसमें सर्वश्रेष्ठ? प्रकृति में सबने साथ चलना शुरू किया था। उस साथ चलने की प्रक्रिया में हमने, मानव जाति ने अपने आप को होमोसेपियंस के रूप में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। हम प्रकृति के हमेशा से विरोधी थे। कैसे विरोधी हैं? हम उसके प्रति बगावत करते हैं। कैसे बगावत करते हैं? प्रकृति ने तो हमें ऐसे सीधा बैठने लायक बनाया ही नहीं था। हाँ, हम तो चौपाए थे, लेकिन हमने प्रकृति के अगेंस्ट जाकर अपनी ये जो बैकबोन है उसको हमने बिल्कुल सीधा किया। ये जो हाथ थे, ये जो आपकी फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, उनको हमने पकड़ने लायक बनाया। अब कैसे? अब हमारी पावर दो तरीके से, इस पर पैरों पर हम बैलेंस बनाते हैं, हाथों पर हम पकड़ने का काम करते हैं। दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हमने अपने आप को जानवरों से श्रेष्ठ घोषित किया। वो श्रेष्ठ घोषित करने की होड़ लगी हुई है। श्रेष्ठ घोषित करने की, श्रेष्ठ घोषित हो गए। अब हमने अपने आप को उनसे भी, अब यहाँ पर आप किसी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर किसकी क्लास लग रही होती है? क्या कोई शेर पढ़ रहे होते हैं वहाँ? कोई ज़ीब्रा पढ़ रहा होता है? कोई लोमड़ी पढ़ रही होती है? नहीं, मानव पढ़ रहा होता है।
और वो क्या पढ़ा रहा होता है, वो जो उसका ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहा है। जी बिल्कुल। जानवर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो हमने वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ घोषित की, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में 2 सिद्धांतों का हमने पालन किया। एक तो सह अस्तित्व का सिद्धांत और एक सहजीविता का सिद्धांत। ये दोनों क्या है मैम? सह अस्तित्व का सिद्धांत कि अगर मैं सारे, आप मेरा एक्सिस्टेंस खत्म कर दीजिए, मतलब इस पूरी मदर नेचर में फीमेल होगा ही नहीं कोई भी, सिर्फ मेल होंगे, तो वो वैसे भी चल नहीं पाएंगे। नहीं चल पाएंगे। कैसे पता आपको? वो सृजन ही रुक जाएगा। सृजन रुक जाएगा। अब इसको वैसे वर्षा करते हैं, सिर्फ महिलाएं होंगी, पुरुष नहीं होंगे, तब भी वही होगा। वही होगा ना। तो सहअस्तित्व का क्या सिद्धांत है? दोनों का अस्तित्व जरूरी है, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। जब तक दोनों संयुक्त नहीं होंगे तब तक सृजन नहीं हो सकता। यही तो शिव शक्ति है, यही महाकुंभ है और यही देवी के 9 दुर्गे हैं। तो मैम महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और अब इस वक्त आप अपना डॉक्यूमेंट्री लेके आ रही हैं महाकुंभ और नारी पे। तो ये आप उस वक्त लाती, ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। हाँ, ये इस वक्त लाने की क्या सोची आपने? मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, मैं तो इतिहास की बात करती हूँ। और अगर मैं इतिहास की बात कर रही हूँ तो इतिहास कभी भी वर्तमान नहीं होता। ये हमें प्रथम, इतिहास कभी भी वर्तमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इतिहास कब होगा? जब वो बीत चुका है। अभी हम दोनों ने यहाँ पर कुछ बातें करी, अगर हम इसको पॉडकास्ट के थ्रू ना करें, क्या उन्हीं बातों को सेम टू सेम, लाइन दर लाइन, शब्द दर शब्द, क्या हम दोबारा से दोहरा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसका मतलब एक एनालिसिस निकल कर आएगा जो अभी 5 मिनट पहले बीत चुका है। वो एनालिसिस कैसे निकल कर आएगा? जो तथ्य और तर्क 2 ही चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होने चाहिए और ऐसा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो सत्य की कसौटी पर कसा हुआ हो, और वो वर्तमान में नहीं हो सकता। जब कुंभ चल रहा था तो चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी जी, और हर कोई उस सकारात्मक ऊर्जा में बहना चाहता था, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपकी बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, बड़े बिग नेम्स हों, बिग शॉट्स हों। तो इतिहास तो नहीं बन सकता, वो तो उस सकारात्मक ऊर्जा में बस बह रहे हैं। इतिहास कब होगा? इतिहास तब होगा जब बीत गया है, उसका एक एनालिसिस किया गया है, और उसका एनालिसिस करने के बाद तथ्य और तर्क क्या कहते हैं, और क्यों चाहिए मुझे वो तथ्य और तर्क सत्य की कसौटी पर? क्योंकि मुझे उसे आगे की पीढ़ी को सौंपना है। कौन सी पीढ़ी? आज से 50 साल बाद ना आप होंगे ना मैं होंगी, ठीक है जी। हमारी जिम्मेदारी है, सत्य परम तत्व है, वो तत्व नहीं छूटना चाहिए। आज मैं अगर खत्म होने के 1 महीने बाद इन पवित्र देवी के नवरात्रों में ये बात कर रही हूँ, तो सत्य मेरे ऊपर इस समय है, सत्य का आवाहन है मेरे साथ, सत्य का दर्शन है मेरे साथ, तो मैं गलत बात तो नहीं करूँगी ना, एक निष्पक्ष होकर बात करूँगी जो भी करूँगी। तो मैम ये इतिहास में संरक्षण और नारी का कुंभ, ये बिल्कुल 2 नई बातें हैं, 2 अलग बातें हैं, इसके बारे में बताइए। इतिहास का संरक्षण क्यों करना है? क्योंकि मैं एक बहुत बुरा इतिहास, बड़ा और बुरा दोनों ही बात कहूँगी, इतिहास देख कर आई हूँ। मुझे कहते हुए बड़ा वो होता है, उस इतिहास को परिवर्तन और अभी भी संरक्षण करने में हमें कम से कम भी नहीं तो 10 साल और लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि अभी तो हम नाम ही निकल कर लेकर खोजने की प्रक्रिया चल रही है उन ग्रंथों को, जो बहुत धन्यवाद है हमारे महर्षि वैज्ञानिकों ने उन ग्रंथों का संरक्षण उस समय किया था। वो हमारे आधार है, इसलिए हम ये बोल पा रहे हैं, वो आधार है इसलिए हम बता पा रहे हैं कि ये महिलाएं हैं, 27 ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं। हाँ, सच पूछिए तो इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, वो पन्नों में दब के रह गई हैं। उससे भी बड़ी बात, आप लोग इस समय देवी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी के घरों में चल रहा होगा, उसी में आप लोग ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ भी कर रहे हैं, आप विन्यास भी कर रहे होंगे और विनियोग भी कर रहे होंगे। उस समय में आप देखिए कि आप बता सकते हैं कि इसकी रचना करने वाले कौन हैं? आप देवी की पूजा कर रहे हैं
ये प्रश्न तो मेरा बनता है हाँ हाँ, कि ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम आप जब पढ़ रहे हैं तो भाई इसकी रचनाकार कौन है? मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, बहुत छोटा है ऋग्वेदोक्त। इवन मैम मतलब लोगों के नेचर पे भी जाइए तो वो सबसे पहले फैक्ट्स ढूंढते हैं, Facts ये ढूंढते करने हैं। वाला कौन था, ये बोलने वाला कौन बिल्कुल। था। तो हम अपने उसमें क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इसकी जो रचनाकार है ये पुरुष नहीं है, एक महिला है, एक नारी है। महर्षि अम्भृण की पुत्री वाक ने इसकी रचना की है। वाक अगर कोई पूरी ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम की रचना कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो अनपढ़ होंगी? आपको लगता है उनको तत्व ज्ञान नहीं होगा कि आप स्वयं रचनाकार हैं? रचनाकार ऐसी हो जाता है। मैं आपसे कहूं कि आप यहीं पर एक श्लोक की रचना कीजिए, इज इट पॉसिबल कि आप अभी कर दें? बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक मैं उस बारे में जानूं ना, पढ़ूं ना। मुझे जब तक संस्कृत की ग्रामर ना आती हो, संस्कृत का बोध ज्ञान ना हो और संस्कृत के तत्व मीमांसा का ज्ञान ना हो, मैं तब तक किसी भी श्लोक की रचना कर ही नहीं सकती और सकता, मैं दोनों के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ। और मेरा जो स्तर है वो देवी के स्तर के सम ना हो गया। मैं देवी की सत्ता को जब मैं समझने लगी हूँ, मैं उसमें पूरी डूब चुकी हूँ, तभी तो मैं रचना कर पाऊंगी। तो जिस समय हमने कहा गया, इसमें यह नहीं कहा गया कि महर्षि अम्भृण ने इसकी रचना की है, कह सकते थे। हाँ, और कोई चेक भी नहीं करने जाता। आपके हिसाब से तो पुरुष सत्तात्मक समाज था, कौन करता कि महर्षि अम्भृण ने की है? अगर की है तो वो तो बहुत आराम से इस बात को कह सकते थे। क्यों कहते कि नहीं, मेरी पुत्री जो है वाक, उन्होंने इसकी रचना की है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं उस समय के समाज को पितृसत्तात्मक मानूं, मातृसत्तात्मक मानूं या सह अस्तित्व के सिद्धांत पर मानूं? जवाब आप देंगे। ना तो पितृ की सत्ता चल रही है, ना मातृ सत्ता चल रही है, ये तो सह अस्तित्व का सिद्धांत। सब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि हमको सबको साथ लेकर चलना होगा। अगर हम सब साथ मिलकर नहीं चले ना, तो हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। वरना मैम वही हो जाता है कि खुद में ही कंपटीशन है कि मैं बेटर हूँ तो नहीं, मैं बेटर हूँ, उसके कंपटीशन में कोई आगे ही नहीं बढ़ पाता है। बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता है। तो ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और जब स्वीकार करना पड़ेगा तो इतिहास में बस खोजने चलिए आप, पग पग पर, कदम कदम पर आपको इतने फैक्ट्स दिखाई देंगे कि आप इसको ना पितृसत्तात्मक कहेंगे ना मातृसत्तात्मक कहेंगे, आप कहेंगे ये तो सहजीविता है, थ्योरी ऑफ द कोई एक्सिस्टेंस चल रही है। तो मैम जहाँ तक हम लोग कुंभ की बात कर रहे थे, बहुत भव्य रहा ये समारोह। तो आपकी जानकारी में ऐसा कुछ हुआ कि किसी नारी ने कुंभ में कुछ यूनिक एक्सपीरियंस किया है? हज़ारों करोड़ों एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मदर का ही एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगी जी। 80 वर्ष की हैं और कुंभ में नहाने गई। अच्छा। और इतनी आह्लादित थीं, इतनी खुश थीं नहाने के बाद। हमने सुबह 4:30 बजे उनको स्नान कराया था ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो वहाँ पे जितने खड़े हुए लोग थे, मतलब जब वो स्नान कराया था, और उसके बाद जब हम उनको अरेल घाट की तरफ लेकर गए, वहाँ जितने लोग थे वो सबको धन्यवाद दे रही थी और सबको आशीर्वाद दे रही थी कि इतना अच्छा उन्होंने सोचा। वो जाते हुए उस समय पहले एक्चुअली हम भी डर, सही बात बताऊं तो हम भी बहुत डर रहे थे। हाँ। और वो भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो हमने उनको यही समझाया था कि देखो 144 साल बाद ये जो मौका है आया है, स्नान तो करना चाहिए, बिल्कुल बनता है, और इसमें जाएंगे ज़रूर। हम बड़ी हिम्मत करके उनको लेकर गए और वो एक बच्चा जैसे खुश होता है निर्बल भाव से, वो ऐसे सबको शुभाशीष दे रही थी। मतलब वो दृश्य जो था, इसलिए नहीं कि मेरी मदर है, नहीं बिल्कुल मैम, वो तो आप किसी अनजान को भी देखेंगे। हाँ, कि वो जो वहाँ पर सफाई कर रहे थे ना, खुश रहो, बहुत अच्छी सफाई कर रखी है, खुश रहो, बहुत अच्छा कर रखा है। वो जिस नाव में उनको बैठा कर लेकर गए, उन्होंने स्पेशली उनको एक्स्ट्रा मनी दिया कि नहीं, बहुत खुश रहो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो। एक बच्चा जब
आशीर्वाद देता है ना, एक माँ जब मन से आशीर्वाद देती है, और वो भी 80 वर्ष की जब माँ आशीर्वाद देती है, मैम बिल्कुल लगता है। फिर उन्होंने एक बात और मुझसे कही जो कि लगभग होना पूर्णतः असंभव है, कि वो एक बार योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो तो संभव नहीं है। क्या वो तो पता मैम ये पॉडकास्ट उन तक पहुंच जाए और ये मिल जाए उन्हें आशीर्वाद देने का मौका। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो वास्तव में एक ही बस उन्होंने कहा कि मैं एक बार उनको बस धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से जी इतने भव्य आयोजन को देखा। और मैं आपको बता दूं, मेरी मदर जो है वो प्रिंसिपल थी, ठीक है, और उनको फॉर द बेस्ट प्रिंसिपल APJ अब्दुल कलाम जी से फॉर बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद उनको इसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ओके तो ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा मम्मी उतना तो संभव, माँ वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप इतना कर लिया, आप जिसको धन्यवाद देना आप यहाँ पे आराम से देते रहो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक जो अनुभूति हुई ना एक बुजुर्ग के मन से जब वो निकलती है चीज़। और आप इसमें जो पोस्टर गर्ल है ना सारी, जो इसका हमने पोस्टर बनाया, इसमें सारी जो महिलाएं हैं वो 75 साल से लेकर 80 साल की महिलाएं हैं। हाँ मैम वो तो है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सारी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा नाम है। कोई प्रोफेसर है इनमें से, हाँ, और जो प्रोफेसर हैं उनके साथ तो बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगी, वो इतनी जीवट महिला हैं, उनको 15 साल पहले कैंसर हुआ था, और जब हम उनको थेरेपी के लिए लेकर जाते थे ना, तो डॉक्टर ये पूछता था कि पेशेंट कौन है आप दोनों में से। इतनी जिंदा दिल थी, इतनी जिंदा दिल महिला हैं। एक जो है वो म्यूजिशियन है, और लेकिन म्यूजिशियन में वो सिर्फ भक्त मतलब ईश्वर की स्तुति के लिए ही गान करती हैं, बाकी वो बाकी उनसे आप बोलिए भी तो भी नहीं करेंगी। एक जो है इसमें से वो तो 80 भी शायद क्रॉस हो रहे हैं उनके, वो सिर्फ रामायण, और उनका क्या काम है, वो शाम के समय जब उनकी बहू वगैरह आ जाती हैं, सब आ जाते हैं, तो अपने जो उनसे छोटी उम्र की 60 और 70 से उनको बुलाती हैं और रामायण का पाठ करती हैं। और एक जो महिला है वो उन्होंने अपने बेटे को पूरा देश के लिए, वो सिर्फ उनका बेटे शायद बहुत बड़े ऊपर कहीं पहुंच सकते थे, लेकिन वो सिर्फ अब समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, अरे ये सारी महिलाओं को जो हमने स्थान दिया है ना, ये एक एक महिला प्रेरणा स्रोत है। और इन सब के साथ 80 साल का 75 साल का एक्सपीरियंस है, जीवन का बड़े कटु और सुखद दोनों ही अनुभव इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये हमारी पोस्टर गर्ल्स हैं। पोस्टर गर्ल्स नहीं गलत, नारी हैं। हाँ मैम, क्योंकि कुंभ और नारी, इन दोनों को आपने एक साथ लाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जैसी ही होंगी, सब एक जैसे हैं। क्योंकि ये कुंभ में भी जो अखाड़ों के अंतर्गत शक्ति पूजा जो परंपरा की जाती है, ये शक्ति पूजा का स्वरूप ही तो हम नवरात्रों में कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है कि हम इन सबको इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इन सबको आंखों से देख रहे हैं। मैम ऐसा क्यों है कि आप जो ज़्यादातर फैक्ट्स पॉइंट्स रखती हैं वो बहुत हिस्टोरिकल वे में होता है, ऐसा क्यों? अगर मेरा इतिहास नहीं बिगाड़ा गया होता, मुझे इस इतिहास के पुनर्जागरण के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। आज मैं वो जो हजारों साल पहले लिखा गया उसको रिवाइव करने के लिए इतने सालों की मेहनत नहीं लगती। अब आज तो सब कुछ ठीक है, आज तो सनातन को सब जगह प्रमुखता मिल रही है, आज सनातन को हर कोई जय जयकार कर रहा है, उद्घोष कर रहा है। कल ऐसा नहीं हुआ, फिर तब क्या होगा? कोई तो ऐसा हो जो इस पूरे पक्ष को, जो इस पूरी उसको एक कड़ी के रूप में, एक संरक्षण के रूप में छोड़कर जाए। देखिए, एक जीवन की बड़ी कड़वी सच्चाई है जी। ये चेहरा और ये नाम न पहले था, न भूतकाल में था, और न भविष्यकाल में होगा। हम जब चले जाएंगे दोबारा ये न तो ये श्रुति नाम होगा, न शुचि नाम होगा।
ना आपका चेहरा होगा ना मेरा चेहरा होगा, लेकिन हम दोनों का ये पॉडकास्ट रहेगा, एक संरक्षण का काम करेगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब 100 साल बाद फिर से कोई उन्हें बरगलाएगा, 100 साल बाद फिर से कोई कहेगा कि नारी तुम तो अबला हो, तब फिर से ये कड़ियाँ जुड़ी हुई, कोई ना कोई तो आएगा जो इन कड़ियों को फिर से जोड़ेगा। तो ये मेहनत उस टाइम पे कम हो, इस वजह से अभी करनी जरूरी। ये टाइम, ये जो हमें एक संक्रमण काल मिला है, सनातन काल गया, उसके बाद ये वैभव का काल आया। ये वैभव का काल कब तक रहेगा भविष्य में है, लेकिन अगर दोबारा से हमारा बीच का काल आया, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, फिर से किसी ने हमसे कहा कि अगर उद्घोष किया तो जेल में जाओगे। तो मैम आपको लगता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, 9 देवियों की पूजा होंगी अब, तो इसमें सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का क्या मेल है? हम बार बार नारी सशक्तिकरण, नारी तो खुद सशक्त है, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा? एक संतति को जन्म देने, इससे बड़ा दर्द कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। एक परिवार का पालन पोषण बिना किसी नाम को जाने, एक माँ के रूप में, एक बहन, पत्नी, बेटी, बुआ, चाची, नानी, ताती, क्या इससे बड़ा सशक्तिकरण हो सकता है? उससे भी बड़ी चीज़ बार बार हमसे कहा जाता है कि नारी की तो इच्छा ही नहीं। आपका जब विवाह संस्कार होता है, छोटी सी बात है, विवाह संस्कार होता है, क्या पिता अपने आप उठाकर कर देते हैं? माता की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है? नहीं, कन्यादान तो साथ मिलकर किया जाता होता है जी। आप खुद मानेंगी, क्या पिता अपने आप अकेले कन्यादान कर देते हैं? या विवाह के लिए, चलिए एक छोटी सी बात रखती हूँ, विवाह के लिए किसी लड़के को खोजा जा रहा है, क्या पिता अपने आप निर्णय लेते हैं और अपने आप ही सारे कार्यक्रम कर देते हैं? क्या उसमें महिलाओं की कोई योगदान नहीं होता? नहीं मैम, इन समय महिलाओं की तो बहुत योगदान है। पिता खोजते हैं और आकर सबसे पहले अपने माताजी को, अपनी पत्नी को, या अपनी बड़ी बेटी को, या अपनी बहन को सूचित करते हैं, एक ये फला फला लड़का है, मैं अब इसके लिए देख रहा हूँ। किसको सूचित किया? महिलाओं को। महिलाओं को सूचित किया। तुम सबकी इस बारे में क्या राय है? उससे भी बड़ा छोड़िए, आपने कंपनियों को दिवालिया होते देखा होगा, पुरुषों को दिवालिया होते, आपने किसी महिला को दिवालिया होते देखा है कि वो बैंकरप्ट हो गई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ फिलहाल मेरे ध्यान में नहीं है। खोजिएगा, खोज कर देखिए कि कोई महिला बैंकरप्ट हो गई हो, एक परिवार में है और महिला के पास में। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था की जाती थी स्त्री धन की। स्त्री धन? हाँ, इस बारे में बताइएगा। स्त्री धन क्या होता है कि जब आप विवाह संस्कार करके, दहेज से मत जोड़िएगा, फिर मैं वो कह नहीं बिल्कुल। हाँ, तो हमारे यहाँ पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको एक कपड़ा, उसका एक कपड़ा देने का सामर्थ्य, एक कपड़ा, उसका अगर चांदी की कुछ देने का है तो वो 2 कपड़ा, या जिसको हम 16 श्रृंगार की वस्तु एक हमारे यहाँ किया जाता है वो देता है, कुछ एक स्वर्णाभूषण अगर हैसियत है तो। हाँ, मतलब अपने स्वेच्छा अनुसार जो हमारी बहुमूल्य धातुएं हैं, उसमें स्वर्ण धातु या चांदी, ठीक है, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार देता है। अब ये उसने दे दिया है, लेकिन ये किसके पास जाएगा? बेटी के पास। वो उसकी बेटी के पास जाएगा ना। क्या जाति पुरुष उसको अपने नाम से रख लेता है? नहीं, उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये स्त्री धन है, और ये स्त्री धन हर स्त्री का सबसे बड़ा एसेट होता है। कैसे होता है? आपके घर में आपकी मदर तो चलिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपके घर में एक काम करने वाली आती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन, ठीक है, आपने उनको और भी कुछ नहीं, एक सोने की अंगूठी पहने देखा होगा, कानों में सोने के, हाँ। बहुत महंगे वो नहीं की बात नहीं कर रही हूँ, जो नीचे सबसे नीचे उसमें कुछ ना कुछ आपने एक छोटा सा अंगूठी पहनी होगी या कानों में छोटी सी बाली पहनी होगी। हाँ, सोने की कुछ ना कुछ पहनी होगी। और मैं किसी बड़ी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे निचले वाली उनकी बात कर रही हूँ, जो झाड़ू पोंछा कर रही हैं, बर्तन कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये उसका स्त्री धन है, जिस पर उसका अधिकार है। और हमारे जितने भी टीकाकार हैं, चाहे मनुस्मृति है, चाहे यज्ञवल्क्य की स्मृति है, चाहे बृहस्पति स्मृति है, सब में इस स्त्री धन की बात की गई है।
अब फिर वही वाली बात आ जाती है, ये तो पितृसत्तात्मक समाज है, हाँ। ये स्त्री धन कैसे है? ये स्त्री धन उसकी सुरक्षा के लिए होता था। तो स्त्री धन और दहेज में नहीं, जमीन आसमान का अंतर है ना? जमीन आसमान का अंतर है। स्वेच्छा से पिता ने अपनी बेटी को इतने सालों तक संरक्षण किया, वो प्यार से उसे, हाँ। अफेक्शन से उसे कुछ देना चाहता है कि ये मेरा एक तुझे उपहार है, वो उपहार स्त्री धन है। स्वेच्छा, फिर स्वेच्छा से और सामर्थ्य से दिया हुआ, और ये उसकी सुरक्षा के लिए होता था। और वो स्त्री उसे कैसे करती थी? सारी उम्र, आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, आपके यहाँ ज्वेलरी ऐसी रखी हो, कई उसमें होता है कि हमारी दादी की ज्वेलरी है जी, सबके घरों में होती है। हाँ। ये मेरी दादी की है, मेरी नानी की है, या मेरे ये पुश्तैनी चली आ रही है। पुश्तैनी चली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश्तैनी? अच्छा, कि वो एक स्त्री धन था जो संजोए आपने अब कभी मिला? कि ये दादा की ज्वेलरी है, कभी सुना? नहीं। मेरे नाना की ज्वेलरी है, सुना कभी? या मेरे मामा की ज्वेलरी है? हमेशा किसकी ज्वेलरी? दादी की थी, नानी की थी, मामी की थी, चाची की थी, जो मुझे दी गई। तो मैम, नवरात्रि और महाकुंभ को जोड़ने वाली कोई आध्यात्मिक कड़ी है? बहुत सारी हैं। अगर नारी और कहाँ से शुरू करते हैं? शक्ति पूजा से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इससे अच्छा समय क्या होगा? इससे अच्छा समय क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। आपने जब नागा साधु की बात की, ठीक है, नागा सन्यासियों की बात की आपने, वो लोग ईश्वर को उन्होंने, या पूरे आसमान को, पूरी प्रकृति को उन्होंने अपना आवरण बना लिया है। जी। ठीक है, और अब उस आवरण के तहत वो अब निर्विकार रूप से विचरण करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? भगवान की, शिव की? नहीं, पूजा किसकी करते हैं? शक्ति की पूजा करते हैं। जो भारतीय पूरा धार्मिक परिप्रेक्ष्य है वो 3 ही सिद्धांतों पर टिका हुआ है: मंत्र, यंत्र और तंत्र। और आप विश्वास मानिए, तंत्र के जितनी भी अधिष्ठात्री हैं, अधिष्ठात्र हैं, अधिष्ठात्री हैं, 80% देवी हैं। अच्छा। देवी के साथ जो हैं वो भैरव हैं, कालबटुक हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो अधिष्ठात्री हैं वो देवी हैं। आप जिसमें कामाख्या सबसे महत्वपूर्ण तंत्रपीठ के रूप में, और कामाख्या ही नहीं, आप बौद्ध धर्म में भी जाइए, वहाँ भी आपको जो तंत्र दिखाई देगा वो शक्ति के माध्यम से ही दिखाई देगा। तो कुंभ का आरंभ ही जब आप शक्ति पूजा के साथ कर रहे हैं, यहाँ भी तो ऊर्जाओं का चक्रीय परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जाओं का नवीनीकरण हो रहा है। कुंभ में भी तो हमने ऊर्जाओं का नवीनीकरण ही तो किया। जितने भी अखाड़े आए उन्होंने अपनी ऊर्जाओं का न केवल संरक्षण किया, बल्कि उसको स्नान के माध्यम से वो अपने साथ जो जितने भी प्रतीक चिन्ह लाए थे उसमें नवीन ऊर्जाओं का संरक्षण किया। हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, प्रकृति जब उल्लास पर है, हम उस उत्सव को मना रहे हैं, ऊर्जाओं का संरक्षण कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं, एक चक्रीय अनुक्रम को चला रहे हैं। कैसा चक्रीय अनुक्रम? कि ये जो समय है, आज उल्लास है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि 3 महीने बाद फिर उल्लास होगा, नहीं, क्योंकि तब तक गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी। सही बात है। अगर आप ये कहें कि मई जून में नवरात्रे आएंगे, तो मई जून में तो उल्लास का समय तो नहीं होगा। हाँ। तो उस समय ये कोरिलेशन, ये जो है अंतर संबंध तो सभी जगह है, बस उसको देखने, समझने और परखने वाली नज़र चाहिए। मैम, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग सनातन धर्म की परंपराएं भारतीय समाज को कैसे जोड़ती है? उसका जो मुख्य बिंदु है वही सनातन है। भारतीय समाज का मुख्य बिंदु वही सनातन है, और इस सनातन में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वही हमारा संरक्षण है। हर पीढ़ी, हर बच्चा जब तक प्रश्न पूछता रहेगा तब तक ये सनातन शाश्वत रहेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक जो पावर्स हैं उसका अभी के समाज में वैल्यू कम हो रहा है? नहीं, इस समय चरम पर है। इतना बड़ा पीक तो हम जीवन में कभी नहीं देखेंगे। आप देख लीजिएगा, चाहे क्या युग चल रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्या काल चल रहा है, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन ये अध्यात्म का चरम बिंदु है। और इस चरम में हम कब तक टिके रहेंगे,
हम क्योंकि ये चरम बिंदु अब अपनी अगली पीढ़ी को भी सौंप रहे हैं। कैसे सौंप रहे हैं? आप चाहे IITians हैं, आप IIM के लोग हैं, चाहे आप कुछ भी हैं जी, आप 10 से लेकर रात 10 बजे तक आप अपने कार्यों में संलग्न होंगे या अपने पुरुषार्थ में संलग्न होंगे, लेकिन आप सुबह का 10 से 15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन में भी देते होंगे और ईश्वर के नाम नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आप किसी न किसी ईश्वर या किसी न किसी परम सत्ता की स्तुति अवश्य करते हो। हाँ, वो ध्यान करना ही एक तरीके से। और अगर आपने ध्यान किया, आप मेडिटेशन में बैठे, वो उस परम सत्ता के साथ जब आप जुड़ गए, यही अध्यात्म है, यही भारतीय सनातन है। जरूरी नहीं है, इसके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसका एक ही स्वरूप स्वीकार किया जाए। तो मैम, हमारी टीम को ड्यूरिंग रिसर्च पता चला कि आपको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का फेलो भी बनाया गया और रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की आप सम्मानित सदस्य भी हैं। हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए, और जेम्स टॉड से रिलेटेड क्या स्टोरी है आप ये भी बता रही। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन है, वो लोग रिसर्च के बेस पर, आपका जो रिसर्च होता है उसके बेस पर आपको ये देते हैं। तो उनका एक पूरा फॉर्म होता है और उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। हमेशा ओपन नहीं होता है, कुछ समय होता है जब वो इसको ओपन करते हैं, जब उन लोगों को नए फेलोज़ या उसमें बनाने पड़ते हैं, तब ये लोग ओपन करते हैं। तो उनको सबमिशन करना पड़ता है अपना रिसर्च वर्क। तो उसके बाद जब उनकी पूरी कमेटी बैठती है, तो उसके बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको फेलो बनाया, ये जो पद होता है तब आपको दिया जाता है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। तो मैम, ये जेम्स टॉड की एक रिसर्च के हाँ, ये एक समय की उसमें हुआ था कि जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, वो भारत का, अगर आपको राजपूत हिस्ट्री पढ़नी है जी, तो वो सबसे जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है वो जेम्स टॉड की मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर राजपूत हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको जेम्स टॉड पढ़ना पड़ेगा। ओके। जेम्स टॉड का वर्क जो है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न डेज। तो वो लोग चाहते थे कि उनका जो वर्क है उसको हम फॉर फ्यूचर जनरेशंस इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, इसका डिजिटाइजेशन करना। तो उन्होंने खाली इसके लिए नहीं किया था, उनका एक पूरा का पूरा लिस्ट था और उन्होंने अपने जितने भी फेलोज़ हैं उन सबको ये लिस्ट भेजा था कि प्लीज़ हेल्प अस, हमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए सबकी। तो उसमें से एक जो बुक थी वो मेरे सनातन इतिहास की किताब थी, जो कि जेम्स टॉड की बुक है। अच्छा, उस लिस्ट में सिर्फ एक थी जो ये सनातन इतिहास पे थी? और भी थी, लेकिन जो राजपूत हिस्ट्री पर थी, क्योंकि वो जो राजपूत एक गौरव का इतिहास है, एक मतलब ये पूरी बेल्ट या ये पूरा का पूरा जो जब सुनते हैं ना राजपूत, एक गौरव का अनुभव होता है। बिल्कुल। तो उसमें से क्योंकि जेम्स टॉड उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा रिसर्च इस पर किया था, तो मुझे कहा नहीं ये तो बनता है। उतना फाइनेंस तो था नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने धीरे धीरे किसी से कुछ लिया। मैंने कहा नहीं ये इस काम के लिए चाहिए, तो किसी ने कि अच्छा इतना तो नहीं हो सकता है, थोड़ा हम देते हैं, थोड़ा हम देते हैं। तो ऐसे करके मैंने उन लोगों को लेटर लिखा, एलिसन ऑटर जो उसके डायरेक्टर थे, कि इसको मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि इस फंडिंग के लिए इतना 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 लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगी, क्योंकि इन बिटवीन मैं लोगों को कह चुकी थी कि प्लीज़ अपना देश का इतिहास है, हाँ, विदेश में कहीं वो हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करो थोड़ा 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 थोड़ा। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और उन लोगों ने, मैंने कहा कि ठीक है हम फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, आप इसका रिस्टोरेशन का काम शुरू कीजिए, इसका डिजिटाइजेशन का काम शुरू कीजिए। तो हमने उसको रिस्टोर किया और बाद में फिर उन लोगों ने जब वर्क तो उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर दिया फॉर द रेस्टोरेशन एंड डिजिटाइजेशन। मैम ये तो लाइक बहुत ऑनर्ड ये है अगर हाँ, अप्रिसिएशन वो लोग उन लोगों की तरफ से इस काम के लिए आए तो। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं ऑनर तो नहीं, मुझे जब लगता है कि मैंने किसी चीज़ को, जिस काम में मैं 15 सालों से 10 सालों से लगी हुई हूँ, एक छोटी सी सुई के बराबर एक वो किया कि फ्यूचर जनरेशन को अगर कोई भी ऑथेंटिक वर्क देखना है, उसका डिजिटाइजेशन अगर देखना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैंने पहली लाइन लिखी थी, आप इस पर कोई भी वो नहीं करेंगे कि आपको ये ओपन करना है तो आप 1 पाउंड दीजिए, आप 50 सेंट दीजिए, नहीं नहीं नहीं। पहली चीज़ आप जब भी इसको करेंगे आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और इस पर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पाउंड, डॉलर,
रुपीज़ आपको कुछ भी पे नहीं कुछ करना भी होगा, pay नहीं बस आप जाइए वहाँ उनकी उस पर जाइए और आपके लिए फ्री है। जेम्स डॉट कवर ओपन। तो मैम प्रथम इंटरनेशनल अवधेश कुमार स्मृति सम्मान से रिलेटेड जो स्टोरी है उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं। ये जो सम्मान है हमने ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को दिया है अभी पिछले साल, और हमने ये उनको शरद पूर्णिमा के उत्सव पर किया था। शरद पूर्णिमा क्यों? ये वो समय होता है जबकि जो फुल मून होता है वो अपनी पूर्ण चरम पर होता है, उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। आपको किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति अपने पूर्ण वैभव पर होती है। अब क्योंकि प्रकृति वैभव पर है तो उसका संगीत के माध्यम से और इससे अच्छा कोई आयोजन हो ही नहीं सकता था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जब आएंगे तो वो धुन जरूर बजाएंगे जिस पर आपको स्पेशली ग्रैमी अवार्ड मिला था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने ये एक मिसमराइजिंग वो था कि पूरा जो चंद्रमा था अपने वैभव पर था, चारों तरफ उनकी किरणें फैली हुई थी, और ख़ास बात ये थी कि हमने जितने भी हम हमारे आए हुए थे, हमने प्रसाद के रूप में उस दिन, अगर आपको हो कि खीर बनती है, हाँ, शरद पूर्णिमा की खीर होती है जिसको चंद्रमा की किरणों में उसमें प्रसाद ग्रहण किया जाता है, हमने प्रसाद में उसी खीर का ही। तो मैम ये जो आप लोगों ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया था, ट्रिब्यूट ही कहेंगे एक तरीके से, तो वो आप कभी रिलीज़ करने की प्लानिंग में है अभी? हाँ, हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे। अभी प्रोसेस एक्चुअली काम बहुत सारा हो जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और आई होप कि हम उसको बहुत जल्दी। तो मैम ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन ये जो सारी पोस्टर गर्ल्स हैं, इन लोगों ने मजबूर किया। ये मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि इन सबके पास उतना समय नहीं है। तो मैम आपको क्या क्या ऐसी चैलेंजेस हैं जो फेस करनी पड़ी इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान, क्योंकि ये सब भी कोई आसान काम नहीं है, और अगर आप अकेले कर रही हैं तो? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी काम आसान हो जाता है अगर आपका समाज, आपका नहीं, समाज से पहले मैं परिवार को लेना चाहूँगी। अगर आपका परिवार, आपका समाज, आपकी सरकार आपको सपोर्ट करे तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस आपको चलना होता है। आप चलिए, मदद करने वाले हाथ उठते ही चले जाएंगे। तो मैम इन फ्यूचर ऐसे सनातन इतिहास से रिलेटेड और कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम करना चाहती हैं? हाँ, एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी आउट ऑफ द लीग है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम दिल्ली टुवर्ड्स मेरठ जाते हैं, मेरठ एक ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक रूप से रामायण से भी जुड़ा हुआ है और महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। रामायण का तो मुझे पता है कि माता मंदोदरी मेरठ की थी। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ, मंदोदरी मेरठ की ही थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक। महाभारत की क्या है? महाभारत का तो पूरा हस्तिनापुर है। महाभारत जो है पूरा का पूरा, जो कौरव पांडव और उनके जो 5 गांव देने की जो पूरी वो है, सारा मेरठ ही तो है। मेरठ और उसके मेरठ, बागपत, हस्तिनापुर, हम और खाली इसमें नहीं, आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ तो पूरा सिनौली, मंडी, और अभी तिलवाड़ा, कुर्डी जहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है, सब हम आर्कियोलॉजिकल बेस पर भी और हिस्टोरिकल बेस पर भी मेरठ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट। और इसकी इम्पॉर्टेंस इसमें भी है, आप सोचिए अशोक के, आपने स्तंभ सुना होगा कि पूरे उसने लगाए हुए हैं। अशोक का एक स्तंभ मेरठ में भी था। हमने इतिहास में अभी तक इस बात को खोजा ही नहीं, इस तथ्य को खोजा ही नहीं कि उसने मेरठ में क्यों लगवाया था। मेरठ कुछ ना कुछ इतना इम्पोर्टेंट जरूर रहा होगा। तो वो इम्पोर्टेंस ऐसी कैसी है कि उसने वहां पर अपना स्तंभ खड़ा किया और अपनी जो धम्म आज्ञाएं हैं, जो प्रचार और प्रसार है, उसने वहां पर भी किया। तो ये भी इतिहास का बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। तो अपने उस पर तो मैं वहाँ चाहती हूँ कि जो यहाँ पर हम दिल्ली को ख़त्म करके मेरठ का जहाँ से हम एंट्री करते हैं, जहाँ पर टोल टैक्स पड़ता है, टोल का जो एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक माँ सरस्वती का बहुत विशाल मंदिर बने, ठीक है। लेकिन वो विशाल सनातन के वैज्ञानिक एस्पेक्ट को बनाते हुए, वो जो माँ सरस्वती की प्रतिमा हो वो हवा से 5 फीट ऊपर हो।
हवा से ऊपर? हाँ, हवा से 5 फीट ऊपर हो और वो हवा में ही रहे। ये वर्तमान का विज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, ये सनातन विज्ञान है। सनातन विज्ञान को रिवाइव करना चाहती हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल कहते हुए मुझे कोई वो नहीं है, मेरे पास आज की तारीख में फाइनेंस नहीं है। मेरा सपना ऊंचा जरूर है लेकिन फाइनेंस नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास कभी कुछ मुझे सहायता मिली, कुछ लोग मेरे साथ आए, तो मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले मैं एक ऐसे माँ सरस्वती को, और खास बात क्या होगी, उस मंदिर में जो भी बच्चा आएगा उसको प्रसाद में एक कॉपी और एक पेंसिल दी जाएगी। अरे, और जो 18 साल से ऊपर का बच्चा होगा उसको एक रजिस्टर और एक पेन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कि जो शिक्षा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो सब पर, इस राष्ट्र, आप भारत के नागरिक हो, इस राष्ट्र के नागरिक हो, ये राष्ट्र आपके सबके लिए खुला हुआ है। क्योंकि इसी शिक्षा के माध्यम से आप अपने जितने भी आगे के पुरुषार्थ हैं उन सबको आप पूर्ण कर सकते हैं। नहीं मैम, इतना अगर ऊंचे विचार हैं, अच्छे विचार हैं, तो वो पूरे तो ज़रूर होंगे। आपकी शुभकामनाएं साथ में हैं। वैसे मैम, जब फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडियन फेमिनिज्म और वेस्टर्न फेमिनिज्म में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या आप फील करती हैं? इसको भी हम नकारात्मक नहीं लेकर चलते हैं, सकारात्मक, क्योंकि इतना सकारात्मक ऊर्जा का समय चल रहा है तो हम कोई नकारात्मक बात नहीं करेंगे, इसको भी हम सकारात्मक ही बात करते हैं। देखिए, हम लोग जब चलना शुरू किया था, तब चलना से मतलब अगर हम आईवीसी की बात करना शुरू करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम आईवीसी कहते हैं। जब हम आईवीसी की बात करना शुरू करते हैं तो उसमें जो नारी थी वो स्वतंत्र आत्मनिर्भर थी। ऋग्वैदिक काल में स्वतंत्र आत्मनिर्भर, लेटर ऑन थोड़ी स्थिति में उत्तरोत्तर थोड़ा सा 19-20 का अंतर आया, लेकिन कमोवेश नारी अच्छी स्थिति में रही जी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय आता चला गया, वो हम लोग की जो तुलना है मध्यकालीन नारी और आधुनिक नारी की जो तुलना है वो पश्चिमी जगत की नारी के साथ की जाने लगी। वो जो नैरेटिव सेट किया गया ना, वो सनातन नारी का नैरेटिव को तो हटा दिया गया। अच्छा, उन्हें एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। क्या स्टैंडर्ड था? कि जो यूरोपियन नारी है वो स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक है, और जो भारतीय नारी है उसको उसके उसमें। अब इसमें एक मैं मेल एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ कालिदास को कहा जाता है कि वो शेक्सपियर है। हाँ, बहुत कॉमन से है ना। अब एक छोटा सा बिंदु बताइए विद फैक्ट्स। अगेन आप कह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, कालिदास पहले है कि शेक्सपियर पहले है? कालिदास। तो कालिदास शेक्सपियर के साथ कब से कंपैरिजन हो सकता है? मतलब स्टैंडर्ड अगर सेट भी करना है तो कालिदास होने चाहिए थे। कालिदास होने चाहिए। हमारे इसी तरीके से हर हिस्ट्री की बुक में लिखा रहता है जो पुरानी है कि जो समुद्रगुप्त था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। गुप्त साम्राज्य का जो समुद्रगुप्त है, राजा समुद्रगुप्त हैं, वो नेपोलियन बोनापार्ट। अगेन समुद्रगुप्त पुराना है कि नेपोलियन बोनापार्ट पुराना है? समुद्रगुप्त। तो आप स्टैंडर्ड तो एक रखो ना। एग्जैक्टली। आप टाइम पीरियड तो एक रखो ना। अगर आपने नैरेटिव ही वहाँ की वेस्टर्न महिलाओं को ले रखा है या बना रखा है, तो आप एक निष्पक्ष तुलना की तो उम्मीद ही मत करिए। तो मैम, एक फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि ये बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि घंटों घंटों कम पड़ जाएं। हाँ। इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं जो हैं वो महिलाओं को सशक्त बनाने में हेल्पफुल हो रही हैं? हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी संस्कृत में कोटेशन है, और इसमें किसी पुरुष और महिला की बात नहीं कही। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या मतलब है? जिसके पास येषाम न विद्या नहीं है, तप नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो इस धरती पर सिर्फ जानवरों के समान या मृग के समान ही विचरण करने आता है, और वो उस विचरण को जानवरों के समान ही करके चला जाता है। हमने अपने आप को उनसे ऊपर सिद्ध किया है, तो हमें ये जो जीवन मिला है इसकी सार्थकता को पूरा करके जाएं। ये जो जीवन मिला है, जब अपने जीवन के आखिरी क्षणों में हो आप, और आपको लगे कि बस अब मेरा
जाने, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा पॉज नहीं आना चाहिए जहां आपको ये लगे कि मैं पुरुष था इसलिए मैंने इस काम को कर दिया, मैं महिला थी मैं इस काम को नहीं कर पाई। कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। कोई बाउंड्रीज नहीं हो। देखिए, आंख बंद करने के बाद आप क्या जाते हैं वो तो विज्ञान का विषय है, वो अध्यात्म का विषय है, मैं उस पर नहीं बात करूँगी जी। लेकिन जब तक आंखें खुली हैं तो उस पर पॉज क्यों लगना है? और अपने आखिरी समय में तो पॉज बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि आप इस समाज को वापस करके जा सकते हैं और करना पड़ेगा। आप सारी उम्र समाज से नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, बिल्कुल। आपको एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जबकि आपको समाज को वापस करना है। तो इस समाज को वापस करने में पूर्ण तन मन धन से वापस करिए, पूर्ण निर्विकार भाव से वापस करिए और इस कामना के साथ वापस करिए कि ये कड़ी टूटेगी नहीं। पुरुष हैं इसलिए नहीं, महिला हैं इसलिए नहीं। इस कड़ी में तो पुरुष भी जुड़ सकते हैं, महिला भी जुड़ सकती हैं। समाज को तो दोनों ही देंगे। और जब ये कड़ी आगे जुड़ती चली जाएगी तो सनातन लड़खड़ा सकता है, टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। और ये शाश्वत, जो हम लोग बार बार कहते हैं, ये शाश्वत बना रहेगा। नाम आते जाएंगे, मेरा और आपका चेहरा भी नहीं रहेगा, लेकिन ये कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी जैसे कि हम लोग लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अपने पॉडकास्ट का जो अंत है हम एक शांति मंत्र के साथ करते हैं। बिल्कुल मैम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। हरि ओम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सनातन परंपराएं, नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, यही है हमारी चर्चा का सार। हमें बताएं आपकी राय। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ।